शिप में दानिश सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए पेश कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और नायाब लड़कियाँ। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर आपके सामने उन सारी लड़कियों को पेश करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाए और अपनी पसंदीदा औरत को अपने साथ ले जाए। लेकिन शर्त वही है जो पहले नीलामी के दौरान हुआ करती थी, एक बार लड़कियों की बोली लग जाए तो उस लड़की को वापस नहीं कर सकता है। और आपको उन लड़कियों को लेकर आज रात ही दुबई के लिए निकलना होगा। दुबई के रास्ते आप चाहे तो अपने अपने देश जा सकते हैं, लेकिन एक बार दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर कोई पकड़ा गया या फिर वह लड़की भाग गई तो वह आप ही की जिम्मेदारी होगी। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और दानिश नंदू को इशारा करके एक एक करके लड़कियों को लाने के लिए कहता है, जिससे उनकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाए। अभय ने ड्रैगन का मास्क पहने हुआ था और उसके सारे इलीगल वर्क के बिजनेस पार्टनर दूसरी तरफ बैठे हुए थे। अभय की उंगली उस लाल वाइन के गिलास के किनारे पर चारों तरफ घूम रही थी और वह अपनी भूरी आंखों से चुपचाप सबको स्कैन कर रहा था। उसकी नज़रें सबकी हरकतों पर थी। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठा है और कौन किससे बात कर रहा है। तभी धीरे धीरे करके सारे हॉल की लाइट मध्यम हो जाती है और एक सेंटर लाइट बीच में जल रही होती है। उस लाल रंग की सेंटर लाइट में सबकी आंखें चमक जाती है और सबका ध्यान उस स्पॉटलाइट की तरफ चला जाता है जहां पर दानिश खड़ा था और सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वह आज की नीलामी शुरू कर रहा था। दानिश की नज़रें ड्रैगन के ऊपर जाती है तो वह अपना सर हाँ में हिलाते हुए वाइन के गिलास को ऊपर की तरफ कर देता है। दानिश ने कहना शुरू किया, जैसा कि हर बार हमने अपने सौदे के दौरान आप लोगों को अच्छे से अच्छी लड़कियों पेशकश की है, आपने भी बहुत ऊंची बोलियां लगाकर यह साबित कर दिया है कि आप लोग कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। सिर्फ लीगल बिजनेस में ही नहीं बल्कि इलीगल बिजनेस में भी आप लोगों ने अच्छी महारत हासिल की हुई है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर माफिया के सबसे बड़े किंग ड्रैगन मौजूद है और आज की नीलामी की प्रक्रिया ड्रैगन के मौजूदगी में ही होगी। सब लोग ग्लास को हवा में उठाकर ड्रैगन की तरफ देखते हैं तो ड्रैगन भी अपना ग्लास हवा में ऊपर करके सबके थैंक यू का जवाब देता है। दानिश कहता है, तो हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। नंदू स्टेज पर आता है और वहाँ पर एक कुर्सी रख देता है। उसी के साथ ड्रैगन के 2 आदमी आते हैं और उस कुर्सी पर एक लड़की को लाकर बिठा देते हैं। उस लड़की के चेहरे पर हताशा थी और नशे में होने की वजह से उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। सबकी निगाहें उस लड़की के ऊपर थी और यहाँ से शुरू होता है इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक हरकत। डियर रीडर्स, मुझे पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लड़कियों की नीलामी जैसे कॉन्सेप्ट पर लिखकर मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ को बता रही हूँ, पर यह आज की सच्चाई है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए उस शर्मनाक हरकत से लेकर आए दिन आपके आसपास के गायब होने वाली लड़कियों तक इन सब का शिकार हो चुकी है। मेरा इस बिंदु को लिखने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद करना सीखें और किसी के बहकावे में ना आए। कोष्टक, यहाँ तक कि वह अपने आसपास की लड़कियों को और अपने घर की लड़कियों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दें, क्योंकि एक बाहर अगर किसी गलत हाथों से उनका शिकार हो जाता है तो वह किस दलदल में फंस जाती है, बस ये बताना चाहती थी। बाकी मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था, ये बस एक तरीका है सतर्क करने का कि एक बार अगर किसी लड़की को गलत काम में धकेला जाता है तो उसकी हालत या तो विष की तरह हो जाती है जो नाइट क्लब में नुमाइश के लिए रखी जाती है, या फिर उससे और भी ज़्यादा घटिया काम करवाते हैं। आशा करती हूँ इस बिंदु से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँची होगी। उस लड़की को नशा दिया गया था और नशे की हालत में उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया था और सामने बैठे हुए लोग मानवता को शर्मसार करते हुए वहाँ पर उन लड़कियों को खरीदने के लिए बैठे हुए थे जैसे कि वह कोई सामान है। दानिश ने उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि यह लड़की 19 साल की है और पश्चिम बंगाल के एक गांव से लाई गई है। इसे हिंदी नहीं आती है और कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, तो इसकी बोली शुरू होती है 5 लाख से। सामने बैठे हुए उन लोगों ने अपनी अपनी बोली लगानी शुरू की और 18,000,000 में उस लड़की की नीलामी हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां लाई जाती हैं और एक एक करके सबकी नीलामी हो जाती है। जैसे जैसे करके नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे करके ड्रैगन की नज़रें सिर्फ उन लड़कियों पर जाती और उनके खरीदारों पर ही जाती। ड्रैगन के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, वह यहाँ पर बैठा बैठा उब गया था। उसके हाथों की एक उंगली वाइन के गिलास के चारों तरफ चक्कर काट रही थी।
वह बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था, पर नीलामी की आखिरी प्रक्रिया को करते हुए कुर्सी पर एक लड़की को बिठाया गया था। ड्रैगन अब देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी नज़रें अपने वाइन के गिलास पर ही थी। उसे पता था इस पर भी कोई ना कोई बोली लगाकर इस लड़की को ले ही जाएगा। दानिश ने लड़की के बारे में बताते हुए सामने बैठे खरीदारों से कहा, तो हमारी आखिरी बोली है इस लड़की के लिए जो कि 24 साल की है, और इसका नाम है विश। जैसे ही अभय के कानों में यह नाम पड़ता है, उसकी उंगलियां रुक गई थी और उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। उसने तुरंत अपना चेहरा उठाकर स्टेज की तरफ देखा, जहां पर ड्रैगन के 2 आदमी एक लड़की को लाकर कुर्सी पर बिठा रहे थे। विश कुर्सी पर नशे में पूरी तरह से बेसुध होकर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा लटका हुआ था। आंखों में आंसू बह रहे थे, जो उसके गालों पर चमकते मोती की तरह लग रहे थे, और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे नशा दिया गया है। नशे की वजह से विश का चेहरा नीचे की तरफ झुक रखा था, जिसकी वजह से लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, पर उसकी वह हल्की झांकी भी अभय के लिए काफी थी, बताने के लिए कि सामने बैठी ये लड़की कौन है। दानिश विश के पास जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ कर देता है। उसकी आंखें बंद थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। विश को जब यहाँ लाया गया था, तब वह पहले से ही नशे में थी, लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। पर उसे स्टेज पर लाने से पहले जो इंजेक्शन लगाया गया था, उस पर ऐसा नशा था जिसकी वजह से उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विश के चेहरे को देखकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में लालच नजर आता है, और वह सब भूखे भेड़ियों की तरह विश को देखने लगते हैं। ड्रैगन की एक नज़र घूमती हुई दानिश के ऊपर जाती है और फिर वह उन सभी लोगों को देखता है जो विश को घूरकर देख रहे थे। ड्रैगन की आंखें तीखी हो गई और दानिश ने बोली लगानी शुरू कर दी। तो आज की हमारी आखिरी और सबसे नायाब बोली की शुरुआत करते हैं 2 लाख से। 3 लाख। किसी ने अपना ग्लास हवा में उठाते हुए उस बोली में आगे की रकम जोड़ी, तो दूसरे व्यक्ति ने अपना ग्लास हवा में उठाते हुए कहा 5 लाख। 5 लाख की रकम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से किसी ने बोली को आगे बढ़ाते हुए कहा 10 लाख। 1 करोड़। दुबई से आए एक बहुत बड़े माफिया और बिजनेसमैन ने विश को हैवानियत के साथ देखते हुए अपनी लार टिपकाए और 1 करोड़ की बोली लगाई। दानिश खुश होते हुए कहता है, तो हमारे दुबई के माफिया लीडर ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। कोई है यहाँ पर जो इससे ऊंची बोली लगा सकता है? 50 करोड़। एक दमदार आवाज के साथ सारे माफिया के लोग उस तरफ देखने लगते हैं और अब सबको सांप सुन गया था। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, क्योंकि 50 करोड़ की बोली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन था। दानिश भी हैरान हो गया था, उसका बॉस क्यों बोली लग रहा है? उसे इन सब की क्या जरूरत है? अगर वह चाहता तो इस लड़की को ऐसे ही ले जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने नीलामी में अपनी हिस्सेदारी दिखाई। ड्रैगन की नज़रें अभी तक अपने वाइन के गिलास पर थी, पर जैसे ही उसने बोली लगाई उसके बाद उसकी निगाहें तीखी हो गई और वह सबको देखने लगा। क्योंकि उसने ड्रैगन का मास्क पहने हुआ था, तो सबको सिर्फ ड्रैगन की निगाहें ही नजर आ रही थी। सब घबराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि ड्रैगन के सामने बोली लगाने की औकात किसी की नहीं थी। दानिश की तो हालात ही खराब हो गई थी। ये पहली बार था जब ड्रैगन ने किसी लड़की की सौदेबाजी में अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, वरना उसे जब भी कोई लड़की पसंद आती तो यूं ही उसे उठाकर अपने शौक पूरे कर लिया करता था, पर कभी भी उसने किसी लड़की को पैसे देकर नहीं खरीदा थे। और दानिश ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ड्रैगन लड़कियों को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके लिए लड़कियां सिर्फ 1 नाइट स्टैंड या फिर सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ है। वह किसी भी लड़की के लिए इतना पैसा बर्बाद नहीं करेगा। पर अगर ड्रैगन इस लड़की के लिए 50 करोड़ जितनी बड़ी रकम की बोली लगाई है, इसका मतलब ये लड़की जरूर खास है। इसके आगे ना तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत थी और ना ही किसी ने ड्रैगन के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की। ड्रैगन घूरकर दानिश को देखता है और अपनी आंखों से उस नीलामी खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन दानिश की तो इतनी बुरी हालत हो रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस नीलामी को किस तरीके से खत्म करना है। पर फिर भी उसने जल्दी से कहा 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3, इसी के साथ यह नीलामी खत्म होती है। सब लोग वहां पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे सबको सांप सूंघ गया है। ड्रैगन ने अपना दूसरा हाथ उठाकर कुछ इशारा किया, तो ड्रैगन के आदमी जल्दी से आते हैं और बाकी माफिया गैंग के लीडरों से कहते हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों ने जिन लड़कियों का सौदा किया है
उन लड़कियों को आपकी बोट पर भेज दिया जाएगा। अगले 5 मिनट में वह पूरा हॉल खाली हो गया था। वहां पर सिर्फ दानिश और नंदू ही थे और उसके साथ ड्रैगन के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड। नंदू घबरा गया था जब दानिश ने उसे कहा कि ड्रैगन ने एक लड़की की बोली लगाई है और अब उसे लड़की को ड्रैगन की गाड़ी में ले जाना होगा। नंदू और दानिश जल्दी से विश के पास आते हैं और विश को उठाने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ते हैं कि तभी वहां पर गिलास के टूटने की आवाज आती है। उन दोनों का ध्यान ड्रैगन की तरफ जाता है, जिसने अभी अभी वाइन का ग्लास जमीन पर पटक कर तोड़ा था। वह घूरती हुई निगाहों से नंदू और दानिश को देख रहा था, तो उन दोनों के हाथ कांप गए और वह दोनों अपनी जगह से पीछे हट गए। ड्रैगन के बॉडीगार्ड आगे आते हैं और कहते हैं, बॉस चाहते हैं कि आप इस लड़की को हाथ न लगाए। ड्रैगन ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया तो वह दोनों जाकर विश की बाजू से पकड़ते हैं और उसे खींचकर स्टेज से नीचे लाते हैं। लेकिन विश नशे में पूरी तरह से बेसुध हो रखी थी, वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उन दोनों बॉडीगार्ड ने विश को जैसे ही स्टेज से नीचे उतरना चाहा, विश लड़खड़ा जाती है, पर इससे पहले कि वह गिरती किसी ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। यह कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन था, जिसने विश को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया था। उसे ऐसा देखकर वहां खड़े हर लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ड्रैगन ने विश को पूरी तरह से अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और उसका चेहरा ड्रैगन के सीने पर रगड़ खा रहा था। वह धीरे से अपने होठों को खोलती है और नशे में कुछ बुदबुदाने की कोशिश करती है। ड्रैगन की आंखें तीखी हो गई थी, उसकी नजरें सिर्फ विश के उन गुलाबी होठों पर थी। वह धीरे धीरे कुछ बोल तो रही थी, पर नशे में होने की वजह से ना उसके शब्द साफ निकल रहे थे और ना उसकी आवाज साफ निकल रही थी। अगले ही पल ड्रैगन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और शिप से लेकर बाहर आ रहा होता है। बॉडीगार्ड बाहर सतर्क हो जाते हैं और ड्रैगन की गाड़ी में बैठा पुरोहित जब अपने बॉस को किसी लड़की को लाता हुआ देखता है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से गाड़ी से निकलता है और पिछला दरवाजा खोल देता है। विश को गाड़ी अंदर रखने के बाद ड्रैगन ने पुरोहित की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? पुरोहित घबराते हुए हाँ में सर हिलता है, पर क्योंकि उसने विश को पहचान लिया था इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि विश यहाँ पर क्या कर रही है। पुरोहित ने आज विश की इन्फॉर्मेशन अभय को दी थी, जिसमें विश की तस्वीर भी मौजूद थी, पर उसे समझ ही नहीं आया कि होटल में काम करने वाली विश अचानक से माफिया के चक्कर में कैसे फंस गई और अभय के हाथ कैसे लग गई। नाइट क्लब में म्यूजिक जोरों से चल रहा था। पास ही टेबल पर बैठे लोगों के हाथों में शराब थी और उनकी नजरें स्टेज पर डांस कर रही लड़कियों के ऊपर ही थी, जिन्होंने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे और उन लड़कियों के बीच में थी 18 साल की विश। विश ने अपने हाथ हवा में उठाए और म्यूजिक की धुन पर अपने छोटे से शरीर को लहराने लगी। विश का वह छोटा सा हिलता हुआ शरीर देखकर सभी मर्दों की आंखों में वासना उतर आ रही थी और वह अपनी लार टपकाते हुए विश को ही देख रहे थे। विश के लिए तो यह मजबूरी थी कि उसे यह काम करना ही पड़ रहा था। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन सामने बैठे हुए लोग, वह तो मजबूर नहीं थे ना, फिर वह क्यों किसी लड़की का फायदा उठाने के लिए ऐसे घटिया काम करते हैं। विश के साथ क्लब में काम करने वाली जितनी भी लड़कियां थीं, उनमें से आधे से ज्यादा तो प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती थी। वह पैसे लेकर किसी भी कस्म के साथ चली जाया करती थी, लेकिन सभी ऐसा नहीं करती थी और ना ही विश ये काम करती थी। वह बस नाइट क्लब में डांस किया करती थी और उसे जो भी पैसा मिलता था उसके लिए उतना ही काफ़ी था। ऐसा नहीं था उसे कभी ऑफर नहीं मिला था, या फिर ऐसा भी नहीं था कि के साथ कभी बदतमीजी नहीं की गई थी। आज भी विश अपने स्टेज पर खड़े होकर बाकी लड़कियों के साथ डांस कर रही थी, तभी एक आदमी ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। विश को पता था यह उसका काम है। वह चुपचाप उस आदमी के पास चली जाती है। वह आदमी अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालता है और विश की तरफ बढ़ा देता है। विश को जबरदस्ती मुस्कुराना ही पड़ता है और वह अपना हाथ बढ़ाकर वह 100 रुपये का नोट पकड़ लेती है, पर अगले ही पल वह आदमी विश का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। विश उसकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगती है और चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर उस आदमी ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, अरे इतने क्यों नखरे दिखा रही हो, कीमत क्या है तुम्हारी, मुझे खुश कर दो, जितना कहोगी उसका डबल मिलेगा। विश गुस्से में उस आदमी को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, छोड़ो मुझे कमीने, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, जाओ जाकर किसी और पर ट्राई करो।
यहाँ पर तुम्हें बहुत सी ऐसी लड़कियां मिल जाएगी, पर मैं ये काम नहीं करती हूँ। छोड़ो मुझे। विश ने उसके पेट पर एक मुक्का मारा और उसकी गोद से आज़ाद हो गई। उस आदमी को इतना तेज गुस्सा आया कि अगले ही पल उसने विश के बाल पकड़कर उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ मार दिया। विश संभाल नहीं पाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। एक तेज चीख के साथ विश की आंखें खुल गई थी। उसने सपने में अपने साथ हुए उस दर्दनाक हादसे को देखा था, जब लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए और छूने के लिए उसका सौदा किया करते थे। वह तुरंत उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे पसीना आ रहा था। ये भयंकर सपना उसने फिर से देखा था। हालांकि यह सपना उसके गुजरे जीवन की सच्चाई थी, पर वह कभी भी इस सपने को देखना नहीं चाहती थी और इन सब को फिर से महसूस नहीं करना चाहती थी। पर यह डरावना सपना तो बस उसके कल की एक झलक थी। उसके बाद से तो विश का और बुरा हाल होने लगा था। उसके शरीर के कपड़े और छोटे होते जा रहे थे और उसे जबरदस्ती आदमियों के पास धकेला जाता था ताकि वह उसके शरीर से अट्रैक्ट होकर नाइट क्लब में और ज़्यादा पैसे खर्च करें। और उसके बाद विश के साथ वह होता है जो वह सोच भी नहीं सकती थी। क्लब के मैनेजर ने उसे धोखे से किसी आदमी के कमरे में भेज दिया था। विश को इस बारे में बाद में पता चला था कि वह गलती से किसी के कमरे में नहीं गई थी, बल्कि मैनेजर ने जानबूझकर उसे किसी के साथ भेजा था और इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे भी मिले थे। उसने अपने मैनेजर को बहुत सुनाया और उनसे बहुत कुछ कहा, लेकिन बदले में उसके मैनेजर ने विश को एक थप्पड़ मारा और उसके मुंह पर 10,000 रुपये फेंककर उसकी तुलना किसी धंधे वाली से कर दी। विश का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। अपने जीवन के काले अतीत को याद करते हुए उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। विश ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। जब वह थोड़ा सा शांत महसूस करती है, तब जाकर उसका ध्यान आसपास की चीज़ों की ओर जाता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन पूरी तरह से रुकती हुई सी महसूस होती है, क्योंकि वह एक अनजान जगह पर थी। यह उसका घर नहीं था और न ही यह उसका कमरा था। वह बिल्कुल अपरिचित कमरे पर और एक अनजान जगह पर थी। वह बेड पर बैठी हुई थी और पूरे कमरे में रोशनी बहुत धीमी और नाम मात्र की थी। विश ने अपनी निगाहें हर जगह दौड़ाई और आखिरकार उसे सामने सोफे पर एक भारी भरकम शरीर बैठा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर विश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। यह उसका सच है या वह सपने में कोई सपना देख रही है? नहीं, ये सच नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वह यहाँ कैसे हो सकता है? एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे कि वह सपना ही देख रही है, क्योंकि सोफे पर बैठा हुआ शख्स अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए अपने हाथों में पकड़े हुए ड्रिंक को धीरे धीरे पी रहा था। विश का खून ठंडा हो गया जब उसने देखा कि सामने बैठे हुए उस डरावने व्यक्ति की वह भूरी भूरी आंखें सिर्फ विश के ऊपर ही टकटकी लगाए हुए देख रही है। विश ने बार बार अपनी पलकें झपकाए और इस सपने से जागने की कोशिश की। उसने अपने गालों पर भी हाथ मारा जिससे कि वह नींद से जाग जाए, क्योंकि वह सामने बैठे हुए व्यक्ति को साफ देख पा रही थी। भले ही कमरे में कम रोशनी थी, पर इस हल्की लाल रोशनी में वह कोई लाल डेविल जैसा नजर आ रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी उसके सामने कैसे हो सकता है? क्या विश को कोई भ्रम हो रहा है? विश ने अपने दोनों हथेलियां उठाए और अपनी आंखों पर रगड़कर अपनी आंखें साफ करने लगी, लेकिन फिर भी यह उसका भ्रम कम नहीं हो रहा था। वह सचमुच अभी भी उसे अपने सामने सोफे पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। अभय की निगाहें विश को ही देख रही थी और वह उसकी हर एक हरकत को देख रहा था। उसके होठों के किनारे मुड़े हुए थे, जैसे कि वह कितना एंटरटेन हो रहा हो। विश की हर एक हरकत उसे मजेदार लग रही थी। अभय ने अपना एक हाथ उठाया और चुटकी बजाई। उसी के साथ ही पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है और रोशनी में विश को अभय का चेहरा साफ नजर आता है। उसकी आंखें एकदम से खुल गई और चेहरा सदमे में डूब गया था। यह कोई सपना नहीं था, वह सच में उसके सामने बैठा हुआ था। अब तो विश पूरी तरह से बिस्तर पर बूक बनी हुई बैठी थी। विश अपनी आंखें फाड़े हुए अभय को ही देख रही थी। उसे होश तब आया जब अभय ने वाइन की बोतल में से वाइन गिलास में डाली और उसे दोबारा पीने के लिए अपने होठों तक लाता है। जब विश ने अभय के हाथों को हिलता हुआ देखा और देखा कि सामने बैठा हुआ आदमी उसकी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि वह सच में है, विश के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वह तो अपना ड्रिंक एंजॉय करते हुए विश के हर एक एक्सप्रेशन का आनंद ले रहा था। उसके लिए यह एक मजेदार खेल की तरह था। विश को तो वैसे ही सदमा बैठा हुआ था। ऊपर से जब उसने अपने हाथों को अपने सीने पर रखा था,
तो उसे कुछ महसूस हुआ। वह हैरानी से अपना चेहरा नीचे करके देखती है तो उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है। उसने इस वक्त बहुत ही छोटी सी और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसका सामने का हिस्सा बहुत ज़्यादा रिवील हो रहा था। विश की आंखें एक डर से बड़ी हो जाती है। उसने अपनी नज़रें उठाकर अभय की तरफ देखा जो अभी भी अपनी गहरी निगाहों से विश को ही देख रहा था। विश ने तुरंत अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने सीने को ढकना शुरू कर दिया। वह खुद को छुपाने के लिए इधर उधर देखते हैं। विश ने देखा उसके पैरों के पास ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ब्लैंकेट को खींचकर खुद के सीने पर रख लेती है। वह खुद को पूरी तरह से ढकने की कोशिश करती है और उसे ऐसा करता देख अभय के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है। शराब से ज़्यादा मजा तो अब उसे विश की हरकतों से आ रहा था। विश की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब वह अभय की तरफ देख सके। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछ लिया। उसने घबराते हुए अपना चेहरा नीचे किया लेकिन धीरे धीरे और बुदबुदाते हुए शब्दों में उसने कहा, मैं कहाँ हूँ। अभय ने उसका सवाल तो सुना लेकिन वह जवाब देने के मूड में नहीं लग रहा था। अभय ने वाइन के बोतल में से और वाइन गिलास में डाली और उसे मजे लेकर पीने लगा। जब तक उसके गिलास की सारी वाइन खत्म नहीं हो गई तब तक वह बस अपनी निगाहों से विश को घूर कर देख रहा था। चेहरे पर वही मुस्कान थी। विश को उसकी निगाहें खुद के ऊपर महसूस हो रही थी पर उसने देखा कि अभय उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे वह ये सवाल कर सके। विश अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए ही बैठी थी लेकिन जब अभय का पीना खत्म हो गया तो वह गिलास को वापस टेबल पर रखता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और धीरे धीरे चलकर विश के पास आने लगता है। विश जब उसे अपने पास आता हुआ महसूस करती है तो वह डर जाती है। उसने अपने घुटनों को अपने सामने मोड़ लिया और धीरे धीरे अपने हाथों के बल पीछे की तरफ खिसकने लगती है पर वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि उसका ब्लैंकेट उसके सीने से ना हटे। विश बिल्कुल बेड पर पीछे की तरफ चिपक जाती है। अब उसके पास आगे बढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह घबराई हुई नज़रों से एक नज़र अभय को देखती और फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती। अभय धीरे धीरे कदमों से बिस्तर के पास आता है। वह अपना एक घुटना बिस्तर के ऊपर रखता है और अपने शरीर को विश के बिल्कुल करीब लेकर चला जाता है। विश डर से एकदम दहल गई थी। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई जब उसने अभय के उस भारी भरकम शरीर को अपने करीब देखा। अभय बिल्कुल उसके करीब आ जाता है और अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास ले जाता है। विश भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई थी क्योंकि अभय की सांसों को वह अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। अभय ने धीरे से उसके कानों के पास अपने होठों को लाया और फुसफुसाते हुए उसके होठों में कहने लगा, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो मिस विशाखा। अभय की डरावनी आवाज़ सुनकर विश की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अभय को देखने लगती है। विशाखा इस नाम को उसने बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। ये नाम कभी उसकी पहचान हुआ करता था लेकिन जब उसे अपने माँ बाप की सच्चाई का पता चला तो उसके बाद से उसने इस नाम से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसने विश के नाम पर अपनी नई पहचान बनाई और उसी नाम से ही जानी जाती थी। तो अचानक से अभय को उसका असली नाम कैसे पता चला? अभय के मुंह से अपना असली नाम सुनकर विश के होश उड़ गए और वह हैरानी से अभय को देखने लगी। उसके कान लाल हो गए थे और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभय की मर्दाना महक उसे अपने इतने करीब महसूस हो रही थी कि विश को चक्कर आने शुरू हो गए थे। अभय विश के चेहरे की बहुत करीब था और उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब तुम याद करोगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। विश ने एक झटके से अपनी आंखें बंद कर ली और याद करने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे एक एक करके सब याद आता है। वह कुर्ला के एक लोकल मार्केट में गई थी जहां पर किसी ने उसकी मदद करने के बहाने उसे बहकाकर कुछ ऐसा पदार्थ उसकी नाक के पास छोड़ दिया था जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई और कुछ सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं रही। उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे बेहोशी की हालत में वह वेन में थी और उसने उन लड़कों की बात सुनी थी। लड़के उसे कहीं लेकर गए थे और उसके बाद बाकी लड़कियों के बीच फिर उसके शरीर में एक तेज दर्द का एहसास और उसके बाद उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया और जब होश में आती है तो वह इस कमरे में थी, अभय के सामने, वह भी आधे ढके कपड़ों के साथ। विश को सब कुछ याद आ गया था, किस तरीके से उसके साथ वह सब कुछ हुआ था। एक धोखे से उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले ग्रुप ने पकड़ लिया था और अब जब उसकी आंख खुलती है
तो वह खुद को एक अनजान जगह पर वह भी उस शख्स के सामने खुद को पाती है जिससे उसने ही थप्पड़ मारा था। विश के चेहरे पर घबराहट देखकर अभय को एहसास हो जाता है कि उसे पता चल गया है कि वह यहाँ पर कैसे आए हैं, और इसी के साथ अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह धीरे से विश के चेहरे पर डर को देखते हुए उसे कहता है, तो अब अगर तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो क्या तुम यहाँ से निकलने के लिए कुछ करोगी नहीं? आमतौर पर ऐसी जगह से लोग भागना चाहते हैं, तो क्या तुम ऐसी कोई कोशिश नहीं करोगी? विश की पकड़ अपने ब्लैंकेट पर मजबूत हो जाती है और वह घबराते हुए अभय को देखने लगती है। अभय अपनी शैतानी मुस्कान के साथ सीधा खड़ा हो जाता है और विश की हर एक हरकत को देखने लगता है। विश जल्दी से कमरे में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाती है जैसे किसी चीज़ की उसे तलाश है। उसने जब पूरे कमरे में देख लिया तब उसे अपना बैग उस टेबल के पास पड़ा हुआ मिला जहां पर अभय बैठकर अभी अभी ड्रिंक कर रहा था। बैग उस सोफे के कोने पर रखा हुआ था। दरअसल विश को जब दानिश के आदमियों ने पकड़ लिया था तब वह विश का बैग भी उसके साथ लेकर आए थे, और जब अभय विश को अपने साथ लेकर आ रहा था तो उसने उसका सारा सामान भी गाड़ी में रखने के लिए कह दिया था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था सिर्फ उसके बैग के सिवा। इसीलिए अभय वह बैग अपने साथ लेकर आया था। अपने बैग को देखकर विश की जान में जान आती है। वह जल्दी से बैग की दूसरी तरफ से उछलकर नीचे कूद जाती है, पर इस चक्कर में उसका ब्लैंकेट उसके हाथ से नीचे छूट गया था। विश फिर से घबरा जाती है और अभय की नज़र विश के उस सीने पर थी। विश ने जल्दी से अपने ड्रेस को सामने के हाथों से पकड़ा और उसे संभालते हुए तेज कदमों से भागकर वह सोफे के पास जाती है। उसने देखा कि उसका बैग सोफे के एक कोने में पड़ा हुआ है। उसने जैसे ही अपना बैग उठाया उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां पर सैम्पियन के बॉटल्स के साथ साथ एस्ट्रे पर 1 दर्जन से ज़्यादा सिगरेट बुझी हुई है। पर इसी के साथ उसकी नज़र जाती है टेबल के सबसे कोने पर रखी हुई गन पर। जैसे ही विश की नज़र बंदूक पर पड़ती है उसकी सांस उसके गले में फंस जाती है। वह हैरान नज़रों से बस उस बंदूक को ही देख रही थी। उसके हाथ लड़खड़ा गए थे। उसने जल्दी से लड़खड़ाते हुए हाथों को अपने बैग के अंदर डाला और जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। पर जैसे ही उसने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करना चाहा उसे महसूस होता है कि उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है और स्विच ऑफ होकर उसके बैग में ही पड़ा हुआ है। डर से उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे और वह हैरानी से इधर उधर देख रही थी। ये भी नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा, और वह यहाँ से निकलने के बारे में तो सोच भी नहीं रही थी। डर उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से हावी हो चुका था। विश ने अपने बैग को अपने सीने से लगाया और धीरे से उसे अपने दोनों हाथों से दबाते हुए खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। पर जब उसकी नज़र सामने खड़े शैतान पर जाती है तो वह अपनी जगह से हिल जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। अभय अपने खतरनाक और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह पर ही खड़ा था। वह 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसके सामने के दोनों हाथ बंधे हुए थे। शर्ट की 2 बटन खुली हुई थी जिसकी वजह से उसका चौड़ा सीना दिखाई दे रहा था। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन को उसने फोल्ड करके कोहनी तक लपेट रखा था। उसकी वजह से उसके बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। विश की नज़र जब अभय के ऊपर जाती है तो वह अपनी थूक निगलते हुए उसे देखने लगती है। विश अब तक न जाने कितने अनगिनत लोगों से मिली थी और बहुतों के साथ उसकी निगाहें मिलने के साथ ही वह उनकी भावनाओं को पहचान लेती थी। पर इस इंसान को समझना लगभग असंभव है। ये व्यक्ति अपने आप में इतना डरावना व्यक्तित्व रखता है। उसकी खामोशी भी वहाँ के माहौल को डरावना कर सकती है। वह उससे कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। उसने हल्का सा अपना मुंह तो खोला पर वहाँ पर सिर्फ हवा ही थी। विश अपने बैग को अपने सीने से दबाए हुए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर देख रही थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रही थी। उसे लगा अभय उसे रोकेगा, उसे पकड़कर फिर से उसे कैद कर लेगा, और बंदूक उसने टेबल पर देखी है, हो सकता है वह उसे उसकी जान ले ले। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभय तो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वह बिल्कुल शांत निगाहों के साथ अपनी जगह पर ही खड़ा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और वह विश की हर हरकत को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। विश जब अपने कदम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा रही थी तभी भी अभय अपनी जगह से नहीं हिला। विश तेज कदमों के साथ दरवाजे के पास जाती है और अगले ही दरवाजे के हैंडल को घुमाकर वहां से बाहर के दरवाजे को खोलती है। जैसे ही विश ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा उसकी सांसें एकदम से तेज हो जाती है।
बाहर अपने हाथों में तरह तरह के हथियार लिए बॉडी बिल्डर टाइप लोग पूरे रास्ते में खड़े थे। और जब विश उनके सामने नजर आ रही थी तो विश को एहसास हो गया था कि यहाँ से निकलना उसके बस की बात नहीं है। अब उसे पता चला कि अभय ने उसके यहाँ से निकलने पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि विश यहाँ से कभी नहीं निकल सकती है। विश घबराते हुए अपने अपने कदम फिर से कमरे की दहलीज के अंदर ले लेती है। वह घबराते हुए अपना चेहरा पीछे की तरफ करती है। अभय भी अपनी जगह पर खड़ा था और शांत नजरों से विश को देख रहा था। कमरे का माहौल अभी भी उतना ही डरावना और खतरनाक था। विश ने डरते हुए अभय की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? बोलने के साथ ही विश की आंखों से आंसू छलक उठे थे और उसका दर्द उसके चेहरे पर नजर आने लगा था। अभय उसकी आंखों में आंसू देख रहा था और उसके गालों पर बह रहे आंसुओं की धार देखकर अभय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। विश रोते हुए अभय के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय दोबारा से अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए जहां पर वह पहले बैठा हुआ था। वह आराम से सोफे पर बैठ जाता है और किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लेता है। उसने दोबारा से शैंपेन की बोतल को उठाया और खाली गिलास में उस शैंपेन को डालने लगा।